हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर फोकस करेंगे जो कि एग्जामिनर्स फ्रेंडली है और एग्जामिनर्स ऐसे सवाल तो डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं। तो पहले वाला सवाल है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का पहले मतलब क्या है? जो भी फंक्शंस एक यूज़र डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मान लीजिए मैं लिख दिया डेफ एक्सेप्ट, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शन के बारे में तो आपको पता ही है, प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस जो भी है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। पर यहाँ पर सवाल क्या दिया है? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मस्ट स्टे इन ए पाइथन मॉड्यूल। चलो देखते हैं कि ये सही या गलत है। पाइथन मॉड्यूल, हमारा जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम लिखते हैं ये बिल्कुल सही है कि ये एक पाइथन मॉड्यूल में आकर स्टोर हो जाता है। बिना पाइथन मॉड्यूल के हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन काम करना बहुत ही मुश्किल है, यूजुअली नहीं कर पाता है। तो हमारा पाइथन मॉड्यूल जिसके अंदर हमारा यूज़र डिफाइंड मेथड रहता है, ये एग्जीक्यूट करता है, उसका नाम क्या है? मेन पाइथन मॉड्यूल के थ्रू ही हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर यूजुअली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। ईच यूज़र डिफाइंड फंक्शन मस्ट स्टे इन ए मॉड्यूल, बिल्कुल सही है। इट इज इंडिकेटिंग टू आवर असर्शन। और क्या बोला है? विच इज लिंक्ड टू ए फोल्डर वेयर ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल। ना, ये गलत है और इररिलेवेंट भी है। ये बोल रहा है कि हमारा हर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन सबको लिंक होना चाहिए एक फोल्डर के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये मान के चलूँ कि मेरा रीज़न का एक ही हिस्सा सही है, दूसरा हिस्सा तो गलत है, इसका मतलब मेरा पूरा रीज़न ही गलत है। तो दैट इज़ वाई आई विल बी कीपिंग assertion is true and my reason is false. Yeah. Second question is differentiate between arguments and parameters. हाँ, ये एक बढ़िया सवाल। तो मान लीजिए मैं डेफ लिख रहा हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ ए बी सी। ठीक है, और एक जगह पे आई एम डूइंग माई फंक्शन कॉल और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, मान लीजिए 5 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो भी पैरेंथेसिस है वहाँ पर आप कोई भी अगर वेरिएबल स्टोर करते हैं इसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। और फंक्शन कॉल के पैरेंथेसिस में वॉट एवर वैल्यूज यू आर स्टोरिंग और वॉट एवर थिंग्स यू आर पासिंग, दिस विल बी सेड टू बी एज आर्ग्यूमेंट्स। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, यस, इट इज अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और यूजुअली फंक्शंस के थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे आता है फंक्शंस के चैप्टर को लेकर। ठीक है, केस बेस्ड स्टडीज है। यहाँ पर मैं सवाल लिखना भूल गया। ओके, बेसिकली what this particular question is doing, it is checking whether a string is palindrome or not. ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आता है केस स्टडी बेस्ड जहाँ पर बहुत सारा सवाल हो, आपको पहले ये देखना है कि सवाल का मतलब क्या है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्चुअली डूइंग। पैलिंड्रम का मतलब क्या है? पैलिंड्रम का मतलब ये है, मान लीजिए इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, मान लीजिए सपोज एक स्ट्रिंग के बारे में बोला है, सपोज 121। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये एक स्ट्रिंग ही है। पैलिंड्रम हम उसको बोलेंगे जब आप उसको लेफ्ट टू राइट जिस तरह से लिखे हो, अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट करोगे तो वो सेम टू सेम डिट्टो दिखेगा। ठीक है, जैसे कि और क्या हम डाल सकते हैं, बहुत सारा वर्ड्स आप सोच सकते हो जिसमें हमारा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम ही होगा। मॉम, डैड, okay, these all are palindrome words, left to right and right to left, all of them will be expressed in a similar manner. ठीक है, अब हमने समझ लिया सवाल क्या है और इसके उसको रिफर करके ये पर्टिकुलर कोड को लिखा गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज समझने के बाद
नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है वो है लाइन। हर एक लाइन यूजली देखिए यहाँ पर लाइन 4, क्वेश्चन को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखा है, क्वेश्चन को देखिए, लाइन 4, लाइन 7, लाइन 9, लाइन 10, यहाँ पर भी बच्चे गलत करते हैं। तो पहले हमको इंडिकेट करना है हमारा लाइन नंबर्स क्या है। तो ये हो गया हमारा लाइन 1, ये हो गया हमारा लाइन 2, ये हो गया हमारा लाइन 3। तो हमें आसान हो जाएगा ये समझने में कि हमारा कौन सा लाइन क्या रेफर कर रहा है, और उसके थ्रू वी विल बी सॉल्विंग द आंसर। लाइन 7 एंड दिस इज अवर लाइन 8। चाहिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ओके, आई हैव गॉन रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, आई हैव स्किप्ड सम ऑफ द लाइन। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। मैं समझूं पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। ये लाइन 5 है, ये लाइन 6, ये लाइन 7, ये लाइन 8, ये लाइन 9, ये लाइन 10। ठीक है, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक लाइन को। अब समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 इज दिस। पहले देखते हैं कि ये क्या, ये कोड, इसका अप्रोच क्या है। हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक टीचर्स का, हर एक कोडर का अप्रोच अलग होता है। पहले देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये ना लास्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट जाने की कोशिश कर रहा है, और हर एक प्लेस में चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब ये है, मुझे जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे MOM है, ये चेक कर रहा है ये फर्स्ट वाला एलिमेंट मेरे लास्ट वाला एलिमेंट से सही है क्या। अभी मान लीजिए आई एम कीपिंग MOM, ठीक है, सपोज आई एम कीपिंग दिस। तो यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, पहला वाला एलिमेंट मेरे लास्ट के एलिमेंट के साथ सही बैठ रहा है क्या। सही है तो आगे प्रोसीड करो। ये सेकंड वाला एलिमेंट, ये सेकंड वाला एलिमेंट के साथ सही है क्या, फिर ये वाला एलिमेंट सही है क्या। मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट पोजीशन, सबसे लेफ्ट पोजीशन जो कि 0, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो असाइन किया है 0, और यहाँ पर राइट मोस्ट प्लेस लिया है हमारा लेंथ, और वहाँ पर डैश डाला है। और ये कोशिश कर रहा है कि चेक करने की कि हर जब मैं लेफ़्ट से राइट आऊँगा और जब मैं राइट से लेफ़्ट जाऊँगा, अगर ये वाला चीज़ मैंने चेक कर लिया, सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट के साथ सेम हो रहा है, फिर सेकंड लास्ट सेकंड के साथ सही हो रहा है, अगर इस तरह से होने लग रहा है तो इसका मतलब वो एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। पर ठीक है, ये इसका अप्रोच है। और लाइन नंबर 4 का अगर हम देखें तो देखिए, कभी भी लेंथ स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि आवर सबसे हाईएस्ट वाला इंडेक्स इज लेंथ -1, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको -1 डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा लाइन नंबर 4 बन गया। विच कंडीशन विल कम इन वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप में कौन सा कंडीशन जानूँ, जैसे कि मैं बोला कि ये लेफ्ट से पूरे राइट तक जाएगा, पूरे राइट से लेफ्ट तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारा कंडीशन कैसे होगा। देखिए, ये लेफ्ट से राइट तक जा रहा है और राइट से लेफ्ट तक। मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट से राइट तक जो ये जा रहा है, मिड में दोनों को रह जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर चेक होगा, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया, मिड में दोनों चेक हो जाएंगे। इतने तक ही तो हमारा नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस करना ज़रूरी है, पूरा जाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। फिर क्या होगा, ये O फिर इस O के साथ कंपेयर होगा, दैट विल बी जस्ट इंक्रीजिंग आवर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। तो हमें देखना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तक कहाँ पर टकराता है, और इसके वजह से हम लिख सकते हैं रुक जाइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर -1 हो गया। अब मेरा कंडीशन मुझे लग रहा है सही बैठेगा ऐसे, माई लेफ्ट पोजीशन शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू राइट पोजीशन। सही हो गया। देखिए, दोनों एक जगह पर जब टकराएंगे, उसके बाद जब चीज़ें चेंज हो जाएगी, जब मेरा लेफ्ट बड़ा हो जाएगा राइट से, तब वहाँ पर क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। वही तो चाहिए, मिड तक दोनों को आना ही आना है। तो इसीलिए हमारा वाइल वाला कंडीशन यह हो जाएगा, और एक कॉलन कंडीशन पूछा है तो लेट मी ओनली राइट द कंडीशन। आप खाली इतना ही लिख सकते हो, कंडीशन के बारे में अगर पूछा है तो कंडीशन।
ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 में क्या होगा, इफ़ नॉट स्ट्रिंग वन। अच्छा, अगर सेम, अगर किसी एक पॉइंट में दोनों, अगर लेफ्ट का जो पोजीशन है वो राइट के पोजीशन के साथ सेम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमारी वाइल को रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे रुकेगा, वाइल को ही नहीं पूरे फंक्शन को रुक जाना चाहिए, चेक करने का कोई वजह ही नहीं बना। तो मुझे एक बात बोलिए कि जब मैं रुकूंगा, अब जब मैं फंक्शन के बाहर आऊँगा, मैं ऐसा कौन सा चीज़ लेके आऊँगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये पैलिंड्रम नहीं है। तो बाहर आने के लिए हमें करना होगा रिटर्न। और मैं क्या ऐसे रिटर्न करूँगा जिससे पता चल जाए कि ये पैलिंड्रम नहीं है। मैं रिटर्न कर लेता हूँ फॉल्स। बन गया चीज़। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा रिटर्न फॉल्स, बराबर। चलिए, और फिर नंबर 5 क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स इन नंबर, ओ मैं तो ये वाला फिल किया, आई हैव सॉल्व्ड द नंबर 3 ना, जहाँ पर फॉल्स हुआ। रिटर्न फॉल्स करूँगा तो क्या हुआ, जब भी मुझे लग रहा है कि ये दोनों कहीं पर भी फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है तो मुझे पूरा फंक्शन को ही बंद कर देना है, क्योंकि चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। पैलिंड्रम तो नहीं बन रहा है एक पॉइंट पे, तो पूरे पॉइंट पे तो वो पैलिंड्रम नहीं है ना। चलो नंबर 4, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 क्या बोला है, टू इंक्रीज द वैल्यू राइट पोजिशन, फिल द ब्लैंक्स लाइन 9 टू इंक्रीज द वैल्यू राइट पोजिशन। जब भी ये अगर ट्रू हो रहा है ये कंडीशन तो रिटर्न कर देगा फॉल्स 1, तो लेफ्ट मेरा हो जाएगा +1। ये कब होगा, ये तभी होगा, ये दोनों चीज़ को देखिए, इंडेंटेशन देखिए, इनको रखा गया है नीचे, इसका मतलब है ये ईप से बाहर हैं, राइट। और राइट को अगर लेफ्ट +1 हो रहा है तो राइट क्या होगा, -1। ये सुनो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राइट पोस्ट, मैं 2 जगह पर लिख रहा हूँ ताकि वहाँ पर कोड भी बन जाए और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब ये सही होगा एक टाइम के बाद, हाँ देखिए इसका इंडेंटेशन मैं थोड़ा बाहर लिखा हूँ, इसका मतलब जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तभी ये काम करेगा। इसका मतलब है जब ये लूप कंप्लीट हो जाए तभी ये काम करेगा। लूप पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा वो वर्ड अगर पैलिंड्रम होगा तभी मेरा लूप सक्सेसफुली बंद होगा, और जब तब बाहर आएगा तो मैं क्या करता हूँ, आई एम रिटर्निंग ट्रू। हो गया काम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई कैन रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर पूरा मेरा वर्ड एक पैलिंड्रम लग रहा है, अब ये पूरा कंडीशन प्रूव हो रहा है तो वो पैलिंड्रम ही है, तो वो रिटर्न ट्रू कर लेगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉल में, अगर इसको फंक्शन कॉल में लिखूँ तो क्या करूँगा मैं, देखिए एक ऐसी वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में अगर हम इसको पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो if is palindrome, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू ट्रू, नहीं तो if is palindrome भी लिख सकते हो, ठीक है। if is palindrome लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे if is palindrome is equal to true। अगर वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लेट मी प्रिंट palindrome what finish, और एल्स करके आप इट्स नॉट ए पैलिंड्रम बोल के आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नंबर 4, हाँ नंबर 4 एक मज़ेदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मैं थोड़ा यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर हाँ मैंने तो स्पेस भी दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, और फिर ये बाहर वाला है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, नम इज इक्वल टू 100, ये पहला स्टेप हो गया। अब नम इज इक्वल टू अल्फा नम, तो क्या होगा, 100 विल बी पास्ड। 100 कहाँ पर पास होगा, 100 विल बी पास्ड टू आवर अल्फा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा के पास अभी आ गया 100, और मैं x को ग्लोबलाइज कर रहा हूँ ताकि इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं कोई भी चेंज करूँगा तो मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल x है वहाँ पर वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, तो ठीक है। x इज ग्लोबल हियर, तो num1 प्लस इज इक्वल x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ num1 इज इक्वल टू, num क्या आया, num1 मेरा क्या है 100, तो 100 प्लस x दैट इज 50, तो मेरा num1 हो गया 150। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या है, माई ग्लोबल वैल्यू ऑफ x इज चेंज्ड, पहले क्या था 50, अब हो जाएगा 70। फिर क्या मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। num1 इज इक्वल टू आई एम कॉलिंग अनदर फंक्शन, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, num1 में num1 विल बी स्टोरिंग वॉट एवर विल बी पास बाय बेटा num1। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर ये कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो नाउ माई कर्सर विल बी डायरेक्टली रीचिंग टू द फंक्शन दैट इज बेटा। तो अभी हमको यहाँ पर सोचना होगा, वहाँ पर थोड़ा रोक लेते हैं उसको वैसे ही। तो डेफ बेटा के पास कौन सा नंबर आया जी, num1। num1 में क्या स्टोर है, 150। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, आई एम कॉलिंग बेटा बट आई एम पासिंग num1, और अभी मेरा num1 क्या है, 150। तो ये हो गया मेरा 150, और यहाँ पे फिर से मैं x को ग्लोबल कर रहा हूँ, और फिर num1 इज इक्वल टू num1 प्लस एक्स। num1 क्या आया जी, 150 प्लस x का वैल्यू क्या है, ग्लोबली चेंज हो गया होगा, हो गया 70। ठीक है, ग्लोबली जब चेंज हो गया तो ये हो गया 70, तो मेरा वैल्यू हो गया 20। तो 220 होने के बाद मेरा x का वैल्यू क्या हो गया जी, x प्लस 10। तो x का वैल्यू क्या था, 70, 80। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि ग्लोबल है, लेट मी राइट ग्लोबल, तो ये क्या होगा, ओरिजिनल में भी इसका चेंज हमें नज़र आएगा। और जब ये सारा चेंज हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे num1 इज इक्वल टू, आई एम अगेन कॉलिंग अनदर फंक्शन दैट इज गामा। I am calling another function that is gamma, and I am passing in num1. What is there in num1? 220. So what will happen? Now I need to go for gamma, and here my num will be, as mentioned, as passed, num1 क्या है, 220, तो it will be 220। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, x is equal to 200। आप देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पर x is equal to 200 लिखा हूँ, here what happened, here I have not declared that my x is global। यहाँ पर क्या होगा, वो एक लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा जी, num1 is equal to num1 क्या है, 200 प्लस 200, वैल्यू तो हो गया 400, x का वैल्यू कितना आया था, 220 आया था ना, 220, हाँ 220, तो ये हो गया 420। ठीक है जी, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। देखिए x का ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गया, x का ओरिजिनल वैल्यू हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्लोबल डिक्लेयर करके इसके वैल्यू को चेंज किया हूँ, पर यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड ग्लोबली, तो दिस इज टेम्परेरी, ये एक लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा। अब जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको बुलाया है। किसने इसको बुलाया है, इसने, बेटा ने इसको बुलाया है, तो बेटा के पास जो वैल्यू जाएगा 420 चला जाएगा, और फिर ये किसको रिटर्न करेगा जी, ये भी किसी को रिटर्न करे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है 420, किसके पास जा रहा है, बेटा के पास, और बेटा भी किसको रिटर्न कर रहा है, जो इसको बुला रहा है। कौन बुला रहा है, num1, सॉरी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के पास जो num1 है वो भी क्या हो जाएगा, 420। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न क्या होगा, द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न दैट विल बी 420, और ये किसके पास रिटर्न होगा, जिसने बुलाया है। किसने बुलाया है, नम ने बुलाया है, तो नम इज इक्वल टू हो जाएगा 420। तो यहाँ पर जो मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नम कॉमा हमारा जो x है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 420, और उसके साथ साथ x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है जी, 200 नहीं है, जो चेंज्ड हुआ है यहाँ पर वो है 80। ठीक है, था ना बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शायद आपको ये सारा सवाल बहुत ही मज़ा आया होगा करने के लिए और समझने के लिए। इन आवर अपकमिंग क्लास वी विल बी लर्निंग some more concepts, that is from the questions. If you are first time watching this particular video, make sure that you love to this particular channel by liking this video and subscribe to this particular channel for getting all the notifications of this series of classes. Thank you so much and bye bye.